नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। तो दोस्तों आज हो गया 18 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विश्व आर्थिक मंच पर बोले पीएम मोदी, भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा है ये समय। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर चलते हुए अनेकों देशों की जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। एफआईआर पर तकरार, भूपेश बघेल बोले निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दलित कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि भाजपा नेता अभी भी दलितों के घर भोजन का आयोजन करते हैं और इसका प्रचार किया जाता है। इससे पता चलता है कि जाति उनके दिमाग में है और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन न होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश लगती है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद से बातचीत में उन्हें 2 विधानसभा सीटें देने की बात कही थी। मेरे से मुलाकात के दौरान वो इस पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर बाहर आकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बात की और कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। दिल्ली में बात की या फिर कहाँ बात की पता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हो रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित। जी आपको बता दें कि भारत में चल रहे कोविड टीकाकरण को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया, मगर आज वो चारों खाने चित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को पंजाब के लोगों से अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम सुझाने के लिए कहा था और इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया था। राकेश टिकैत की 2 टूक, सभी को शुभकामनाएं, समर्थन किसी को भी नहीं। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को प्रयागराज में कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी दल या गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे। सिसोली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात और सपा आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं। जिस दल का प्रत्याशी उनके पास आएगा उसे जीत की शुभकामनाएं देंगे, लेकिन समर्थन देने का सवाल नहीं उठता है। अमरोहा में भाजपा से नौगावा सादत के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। दोनों प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 1 दिन की देरी के बाद दर्ज की गई ये रिपोर्ट सोमवार को दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रही है। हसनपुर में दर्ज रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम देरी से दर्ज किए जाने का सवाल भी हर तरफ उठ रहा है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस चुनाव प्रचार को और धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गाँव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी। अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गाँवों में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने कल ही 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। आपको बता दें कि एमआईएम की तरफ से जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें पंडित मनमोहन झा को साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है वो सभी यूपी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो फिर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी के अखिलेश नहीं बोलेंगे, अखिलेश बोलेंगे हमने रोड बनाए। कुछ
कुछ हुआ तो अखिलेश बोलेंगे मैं तो उसका उद्घाटन कर चुका था। कोई जवाब नहीं देंगे भैया। यकीनन अखिलेश ने उद्घाटन किया, तुमने मुजफ्फरनगर का किया और योगी की सरकार ने एनकाउंटर पर उसका खात्मा किया। तुमने किया था ये सब। तुमने जो कुछ शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपसे कहने आए हैं कि आज ये बेहद विधानसभा में पीने के पानी की किल्लत है, बहुत पानी की पीने की किल्लत है। सहारनपुर कमिश्नरेट है, बस डिपो नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती, बरसात में पानी आ जाता है, मगर बाबा विकास की बात करते हैं। बाबा विकास की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मजलिस का साथ दीजिए। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज़ादी के आंदोलन से लेके परिवर्तन की कोई भी लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ी गई तो उसमें गीतों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। गीतों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका समय समय पर आंदोलनों ने इस्तेमाल किया। मुझे याद है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के गीत आज तक हम लोगों को गाने और सुनने को मिलते हैं। अन्ना जी के आंदोलन में हम लोगों ने तमाम गीत इस्तेमाल किया उसका लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग चुनावी राजनीति में हम लोग जब आए तो 5 साल केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में एक बहुत ही धमाल मचाने वाला गाना था।